नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में अंकों की संख्या क्या है। हाँ, कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में अंकों की संख्या क्या होगी। हाँ, यही तो कह रहा है कहोगे। हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसका है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में अंकों की संख्या क्या है। ठीक है, अच्छा एक्सप्रेशन क्या दिया गया है कहोगे। देखिए एक्सप्रेशन दिया गया है 8 की पावर 32। एक्सप्रेशन क्या दिया गया है कहोगे। देखिए एक्सप्रेशन में दिया गया है 8 की पावर 232, 8 की पावर 232 इंटू 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 25 की पावर 25 की पावर 25 की पावर 25 की पावर 348, 25 की पावर 348। हाँ, 348। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट हो गई। 25 की पावर 348 कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसमें बताइए अंकों की संख्या क्या होगी। अंकों की संख्या क्या होगी। हाँ, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें बताइए अंकों की संख्या क्या होगी। हाँ, हाँ, यही तो हमें बताना है कहोगे। हाँ, यही चीज हमें बताना है, यही चीज हमें बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन में कुल कितने अंक हैं, अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसे सोल्व करते हैं। दोस्तों 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कहोगे। हाँ, अगर दोस्तों मैं 8 को 2 की पावर 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 232 प्राप्त होगा। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो a की पावर m की पावर n के रूप का यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और जब a की पावर m की पावर n होता है तो वहां पर क्या होती है, m n की जो पावर m n है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इस प्रकार a की पावर m n आता है। हाँ, ठीक दोस्तों, यही प्रक्रिया यहाँ पर भी करनी है। जब मैं 2 की पावर इसे 8 को 2 की पावर 3 लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 2 की पावर 3 की पावर 232 और 3 की मल्टीप्लाई 232 से हो जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा कहोगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 मिनट हो जाएगी। 3 दूनी 6, मैंने कहा ठीक है। हो गया 3 3 9, मैंने कहा ठीक है। हो गया 3 दूनी 6। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर 2 की पावर 696 प्राप्त होगा, 2 की पावर 696 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे। हाँ, होगा इंटू का साइन। दोस्तों इस चीज को मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों क्या मैं 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ कहोगे। बिल्कुल लिख सकते हो। 25 को 5 की पावर 2। अगर दोस्तों मैं 5 की पावर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 5 की पावर 2 की पावर 348। और यहाँ पर देखा जाए तो 2 की जो 5 की पावर 2 है उसकी मल्टीप्लाई 348 से हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे प्राप्त होगा 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 2 अट्ठे 16 86 लगे 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 3 6, 5 की पावर 696 प्राप्त होगी। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको दिख रहा है दोस्तों दो ऐसी संख्याओं का हमें मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें दो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है जिनके बेस क्या है, सेम है। हाँ, जब दोस्तों हमें दो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होता है जिनके बेस सेम होते हैं तो हम नहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें दो ऐसी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है जिनके पावर सेम है और बेस अलग अलग है। हाँ, जब दोस्तों हमें ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करना होता है जिनके पावर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो हम बेस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को एक बार लिखते हैं। तो बेस की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, बेस की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आएगा और पावर को एक बार लिखता हूं तो लिखेंगे 10 की पावर 696। हाँ लोग, हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे सोल्व करता हूं 2 की पावर 696 इंटू 5 की पावर 696 को सोल्व करता हूं 10 की पावर 696 आएगा। हाँ लोग, हाँ, दोस्तों ये जो लिखा गया था, दोस्तों ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया था इस एक्सप्रेशन को मैंने सोल्व किया तो आया 10 की पावर 696। हाँ लोग, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं दोस्तों। अगर दोस्तों इसे सोल्व करने पर ये आ रहा है तो ये चीज जो होगा इसके बराबर होगा कहोगे। हाँ, तो दोस्तों इसमें जितना डिजिट होगा, दोस्तों इसमें इस संख्या में जितना डिजिट होगा वास्तव में उतना ही डिजिट इसमें भी होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने डिजिट हैं। तो दोस्तों इसको जानने से पहले मैं आपको आपसे आपसे कुछ जानकारी आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। आप मुझे बताइए दोस्तों, आप मुझे बताइए 10 की 10 की पावर 2 में कुल कितने डिजिट है कहोगे। देखिए 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। तो इस प्रकार देखा जाए तो इससे 10 की पावर 2 में कुल मिलाकर 3 डिजिट है। मैंने कहा ठीक है। 10 की पावर 3 में कुल कितना डिजिट है कहोगे। देखिए 10 की पावर 3 का मतलब होता है
1000। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 10 की पावर 3 में कुल मिलाकर 4 डिजिट है, 4 डिजिट है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बताया। तो भाई देखिए, मैंने कहा 10 की पावर 4 में कुल कितना डिजिट है, तो भाई देखिए 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10 की 4 बार मल्टीप्लाई, और जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 प्राप्त होगा। इसका मतलब 10 की पावर 4 का मतलब होता है 10,000। हाँ फिर यहाँ यही तो मतलब होता है कब यहाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब दो पावर थी, 10 की दो पावर थी तो डिजिट की संख्या 3 थी। जब पावर 3 है तो डिजिट की संख्या क्या है, 4 है। जब पावर 4 है तो डिजिट की संख्या क्या है, डिजिट की संख्या 5 है। हाँ तो हाँ, इसका मतलब 10 की जितनी भी पावर होती है, 10 की जितनी भी पावर होती है उससे एक अधिक डिजिट की संख्या होती है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर 2 थी, उससे एक अधिक डिजिट की संख्या है इस संख्या में। यहाँ पर पावर 3 है, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या में इस पावर से एक अधिक है डिजिटों की संख्या। इसी प्रकार यहाँ पर पावर 4 है, तो इस प्रकार देखा तो इस संख्या में डिजिटों की संख्या इस पावर से एक अधिक है। हाँ इसी प्रकार दोस्तों, तो यहीं से दोस्तों एक नियम निकल जाता है, यहीं से दोस्तों एक नियम निकल जाता है, यहीं से दोस्तों एक नियम निकल जाता है कि यदि किसी संख्या की यदि 10 की पावर n है, यहीं से एक नियम निकल जाता है दोस्तों कि यदि 10 की पावर n है तो ऐसी स्थिति में इस 10 की पावर n में जो डिजिटों की संख्या होगी, डिजिट की जो संख्या होगी n+1 होगी, n+1 होगी। यहीं से एक दोस्तों नियम निकल जाता है कि यदि 10 की पावर n है, 10 की पावर n है, किसी संख्या 10 की, यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि 10 की पावर n है तो इस स्थिति में 10 की पावर n में जो डिजिट की संख्या होगी पावर से एक अधिक होगी, मतलब n+1 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, यहाँ पर 10 की पावर 96 है, तो आप मुझे बताइए 10 की पावर 96 में कुल डिजिट की संख्या क्या होगी। कोई देखिए, इसमें जो डिजिट की संख्या होगी इस पावर से एक अधिक होगी, मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इस संख्या में डिजिट की जो संख्या होगी 697 होगी। हाँ लोग हाँ, अगर दोस्तों इस संख्या में डिजिट की कुल संख्या 697, तो हम कह सकते हैं 8 की पावर 232 इंटू 25 की पावर 348 में डिजिटों की जो कुल संख्या होगी वो 697 होगी। क्या होगी, 697 होगी। क्या होगी दोस्तों, 697 होगी। हाँ लोग हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं भैया डिजिट की जो संख्या होगी वो कुल कितनी होगी, 697 होगी। क्या होगी, 697 होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं कहोगे, हाँ हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन, कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में कुल डिजिट की संख्या क्या होगी, कुल डिजिट की संख्या क्या होगी, ये तो कह रहा है कहोगे हाँ। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में कुल डिजिट की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसे भी सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम इसे भी यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं अच्छा एक्सप्रेशन क्या दिया है, देखिए एक्सप्रेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन में लिखा है 4 की पावर 4 की पावर 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर 2222 2222। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, बताइए इस एक्सप्रेशन में कुल डिजिट की संख्या क्या होगी। कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, बताइए इस एक्सप्रेशन में कुल डिजिट की संख्या क्या होगी। हाँ तो हाँ, ठीक है, तो दोस्तों आइए हम सोल्व करके पता करने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कुल डिजिट की संख्या क्या होगी। दोस्तों एक बात बताइए, इसे 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दोस्तों मैं 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 4 की पावर 2 की पावर 1111 प्राप्त होगा। और वहां पर जो 2 की पावर दोस्तों, अगर मैं 4 को 2 की पावर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 2 की पावर 2 की पावर 1111 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो पावर 2 है उसकी मल्टीप्लाई 1111 से होगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा 2 की पावर 2 एक दो 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 प्राप्त होगा। आप लोग यहाँ आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है दोस्तों, इसे मैंने सोल्व किया तो ये आया। ठीक है, इंटू में दोस्तों क्या है, कहोगे इंटू में देखा जाए तो 5 की पावर 2222, 5 की पावर 2222। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऐसी दो संख्याओं की हमें मल्टीप्लाई करनी है। दोस्तों आपको दिख रहा है कि हमें ऐसी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करनी है जिनके बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है। और जब ऐसी दो संख्याओं की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है जिनके बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर को एक बार लिख देते हैं। तो बेस की मैंने मल्टीप्लाई किया और पावर को एक बार लिख दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो निकल कर आया 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर
2222 निकल कर आए। हाँ तो 10 की पावर 2222 निकल कर आए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई? तो दोस्तों मैंने इसे सोल्व किया, 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222 को सोल्व किया तो हमें प्राप्त हुआ 10 की पावर 2222। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या में जितने डिजिट होंगे वास्तव में उतने ही डिजिट इस एक्सप्रेशन में भी होंगे। तो यहाँ तो आप मुझे बताइए इस संख्या में कुल कितने डिजिट है? तो देखिए इस संख्या में जितने डिजिट है उन डिजिटों की संख्या जो होगी, तो वे देखिए इस 10 की पावर 2222 में जो डिजिटों की संख्या होगी कुल पावर से एक अधिक होगी। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो इस संख्या में कुल डिजिट की संख्या जो होगी 2223 होगी, मतलब 2223 होगी। हाँ मतलब 10 की पावर 2222 में कुल डिजिटों की जो संख्या होगी 2223 होगी। हाँ तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये 4 की पावर 1111 इंटू 5 की पावर 2222 में जो डिजिट की कुल संख्या होगी 2223 होगी, 2223 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने आगे की आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, दोस्तों आपके सामने देखिए कुछ लिखा है। ठीक है, आपके सामने कुछ लिखा है, क्या लिखा गया है? नंबर लाइन के बारे में बताया गया है। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों अब हमें नंबर के बारे में पढ़ना है कि आखिर नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नंबर से अब दोस्तों हमें नंबरों के बारे में पढ़ना है कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें नंबर लाइन के बारे में जानना चाहिए कि नंबर लाइन आखिर होता क्या है। ऐसा नहीं, नंबर लाइन के बारे में हमसे पूछता नहीं है, लेकिन जानना चाहिए कि आखिर नंबर लाइन होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने नंबर लाइन के बारे में लिखा गया है। कह रहा है कि एक सीधी रेखा पर नंबर्स का निरूपण करना ही कह रहा है एक सीधी रेखा पर नंबर्स का निरूपण करना समान दूरी पर नंबर लाइन कहलाता है। कह रहा है कि किसी एक सीधी रेखा पर नंबर्स का निरूपण करना ही नंबरों का निरूपण करना ही नंबर लाइन कहलाता है। कह रहा है इसका प्रयोग, अच्छा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? दोस्तों नंबर लाइन का प्रयोग हम संख्याओं को तुलना करने में करते हैं। नंबर लाइन का जो प्रयोग होता है हम संख्याओं को तुलना करने में करते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर लाइन में दाहिनी तरफ लिखी संख्या जो होती है बाईं तरफ लिखी संख्या से हमेशा बड़ी होती है। नंबर लाइन में दाहिनी तरफ लिखी जो संख्या होती है वो नंबर लाइन में बाईं तरफ लिखी संख्या से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, नंबर लाइन में तो हम सभी प्रकार के संख्याओं का निरूपण कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों नंबर लाइन पे हम सभी प्रकार के संख्याओं का निरूपण कर सकते हैं सिवाय इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर के सिवाय हम सभी प्रकार के नंबरों का यहाँ पर नंबर लाइन पर निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों नंबर लाइन जो होती है एक सीधी रेखा होती है। दोस्तों नंबर लाइन जो होती है नंबर लाइन में हम क्या करते हैं? दोस्तों नंबर लाइन एक सीधी रेखा होती है जिसपे कुछ नंबर दोस्तों नंबर लाइन एक सीधी रेखा होती है जिसपे कुछ नंबर अंकित होते हैं और उन नंबरों पर हम क्या करते हैं? नंबर का निरूपण करते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर लाइन एक सीधी रेखा होती है जिस पर कुछ नंबर अंकित होते हैं। दोस्तों नंबर लाइन जो होता है, नंबर लाइन के मध्य बिंदु को हम जीरो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जीरो दर्शाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जीरो के दाहिनी तरफ जो नंबर लिखे होते हैं नंबर लाइन पर वो पॉजिटिव में लिखे होते हैं और नंबर लाइन के और जीरो के बाएं तरफ जो नंबर लिखे होते हैं नंबर लाइन पे वो माइनस नेगेटिव में होते हैं। दोस्तों जो नंबर नंबर जो लिखे होते हैं वो समान दूरी पे लिखे गए होते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे ही ये अनंत तक लिखे गए होते हैं। ऐसे ही कुल मिलाकर ऐसे ही अनंत तक लिखे जाते हैं। ठीक है, जहां तक मन करता वहां तक लिखते हैं नंबर लाइन पे, जैसे जिसकी आवश्यकता। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इधर लिखते हैं -1 -2 -3, ऐसे ही आगे चलता जाता है। ठीक है, ऐसे ही आगे चलता जाता है। अब दोस्तों किसी भी संख्या का अगर निरूपण करना है तो इसी पे हम करते हैं निरूपण। किसी भी संख्या का अगर नंबर लाइन पे हमें निरूपण करना है तो हम इस पर निरूपण करते हैं, देखते हैं कहां पर वो संख्या मौजूद है। आप लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो हम सभी प्रकार की संख्याओं का तो निरूपण कर सकते हैं सिवाय इमेजिनरी नंबर के और कॉम्प्लेक्स नंबर के। बात आती है कि अगर रूट की संख्याओं को हमें निरूपण करना हो इस
नंबर लाइन पे रूट की संख्याओं का निरूपण करना हो तब हम कैसे करें। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर मुझे अंडर रूट टू का निरूपण करना है, अंडर रूट टू का इस नंबर लाइन पे निरूपण करना है, तब मैं कैसे करूंगा। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पर निरूपण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर है। 1 मीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है। दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु से 1 मीटर का ऐसे ही लंब छोड़ गिरा दिया इस पर। अगर दोस्तों मैं यहाँ से 1 मीटर का ऐसे लंब गिराता हूं तो आपको कोई दिक्कत है, होगा नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ से 1 मिनट हो गई, यहाँ से 1 मिनट हो गई। अगर दोस्तों मैं 1 मिनट, दोस्तों अगर मैं यहाँ से 1 मीटर का ऐसे लंब डालता हूँ एक बिंदु पर, जो एक जहां पर स्थित है, तो आपको कोई दिक्कत है, होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये दूरी कितनी है, होगा ये दूरी तो 1 है। ये दूरी कितनी है, होगा 1 है। हाँ, ये दूरी दोस्तों कितनी है, होगा ये दूरी तो 1 है। हाँ, और ये दूरी कितनी है, होगा ये भी दूरी हमारी 1 है। ये भी दूरी हमारी 1 है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। तो दोस्तों अगर मैं इसको मिला देता हूँ तो आपको कोई आपत्ति है, होगा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप मिला देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों ये जब मैंने एक लंब गिराया है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ हो गया। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना है। क्या बना है, समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज बना है तो इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और ये क्या होगी, लंब होगी, ये आधार होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर सामने वाली भुजा लंब है, सामने वाली भुजा कर्ण है, तो इस कर्ण की लंबाई क्या होगी, को देखिए। जब हमारा लंब 1 होता है, आधार 1 होता है, तो कर्ण हमारा होता है अंडर रूट 2। कर्ण होता है हमारा अंडर रूट 2। आप लोग यहाँ मतलब ये कर्ण जो है अंडर रूट 2 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है कुल मिलाकर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर हो गया। दोस्तों मैंने प्रकार में ये दूरी भरी। ये दूरी कुल कितनी है, हो गया अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है ये दूरी। दोस्तों इस कर्ण की लंबाई कितनी है, अंडर रूट 2 है। मतलब इस भाग की पूरी लंबाई क्या है, अंडर रूट 2 है। मैंने प्रकार में ये दूरी भरी, और इस दूरी को भरकर ऐसे एक चाप मार दिया। इस दूरी को भरकर एक मैंने ऐसे चाप मार दिया। तो दोस्तों अगर गोला प्रकार में इतनी दूरी भर रहा हूं तो जो गोला प्रकार में दूरी आएगी वो अंडर रूट 2 ही तो सेंटीमीटर होगी, हो गया। हाँ दोस्तों, इतनी दूरी भरकर और मार दिया, तो ये जो दूरी निकल कर आई दोस्तों, ये जहां पर चाप लगा दोस्तों, ये नंबर लाइन पे जहां पर काट रहा है, ये दोस्तों जीरो से कुल मिलाकर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। अंडर रूट 2 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। तो इस प्रकार देखा है तो अगर नंबर लाइन पर मैं अंडर रूट 2 को व्यवस्थित करना चाहूँ, निरूपण करना चाहूँ, तो अंडर रूट 2 यहाँ पर आएगा, अंडर रूट 2 यहाँ पर आएगा। हाँ बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर बात आती है, अगर मुझे कहा जाए कि बताइए अंडर रूट 3 का, मुझसे कहा जाए कि बताइए अंडर रूट 3 का निरूपण करके दिखाइए, तो दोस्तों अंडर रूट 3 का अगर हमें निरूपण करना है तो अंडर रूट 2 का हमें सबसे पहले निरूपण करना होगा। जैसे मैंने एक नंबर लाइन फिर से बना लिया, ड्रॉ कर लिया, एक नंबर लाइन फिर से मैंने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, एक लाइन मैंने सबसे फिर से बना लिया यहाँ पर। ठीक है, एक नंबर लाइन फिर से बना लिया। मान लीजिए यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है। ठीक है, अगर दोस्तों मुझे नंबर लाइन पे अंडर रूट 3 का निरूपण करना है तो सबसे पहले मुझे अंडर रूट 2 का निरूपण करना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों जो मान लीजिए अंडर रूट 2 जो है यहाँ पर मौजूद है, इस नंबर लाइन पे अंडर रूट 2 यहाँ पर मौजूद है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, हो गया अंडर रूट 2 होगी, अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगी। आप लोग यहाँ अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगी। बताइए कोई दिक्कत है, होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। ठीक है दोस्तों, जहां पर अंडर रूट 2 है उस बिंदु पर मैंने 1 सेंटीमीटर का ऐसे लंबे 1 सेंटीमीटर का ऐसे लंब गिरा दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का एक लंब गिरा दिया, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ, हो गया। दोस्तों जीरो से मैंने जहां से लंब गिराया था वहां से उसको मिला दिया, उस बिंदु को मिला दिया ऐसे जीरो से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो लंब हमने गिराया है ये कुल मिलाकर 1 सेंटीमीटर का लंब हमने गिराया है ऊपर से। आप लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, ये दूरी कितनी है, हो गया अंडर रूट 2 है। ये दूरी कितनी है, हो गया 1 है। ठीक है, जब दोस्तों आधार हमारा अंडर, दोस्तों एक बात बताइए, ये दिख रहा है आपको एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये जो है ये कर्ण है। हाँ लोग यहाँ जब दोस्तों हमारा आधार अंडर रूट 2 होता है और लंब हमारा 1 होता है, तब हमारा कर्ण क्या होता है, हो गया अंडर रूट 3 होता है। अंडर रूट 3 होता है, मतलब इस भाग की लंबाई क्या है, अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 है। आप मेरी बात से सहमत है, हो गया। हाँ हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। ठीक है, मतलब इस पूरे की लंबाई, ये जो कर्ण है इस पूरे की लंबाई, ये मतलब एक कर्ण जो है इसकी लंबाई अंडर रूट 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, अंडर रूट 3। दोस्तों मैंने गोला प्रकार में या प्रकार में अपने यहाँ से गोला प्रकार में ये दूरी भरी।
ये दूरी भरूंगा तो अंडर रूट जो दूरी भरकर आएगी वो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर की तो दूरी रहेगी को यहाँ। दोस्तों वो दूरी भरकर मैंने ऐसे चाप लगा दिया, वो दूरी भरकर मैंने ऐसे चाप लगा दिया, ऐसे चाप लगा दिया, ऐसे चाप लगा दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। जब दोस्तों चाप लगाऊंगा ऐसे गोला प्रकार में दूरी भरकर, ऐसे गोला प्रकार में दूरी भरकर मैं चाप लगाऊंगा, तो जो चाप है जो चाप है वो वास्तव में नंबर लाइन को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा। हाँ प्रभु हाँ। तो ऐसे अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये जो जीरो से जहां जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस बिंदु की दूरी जीरो से वास्तव में अंडर रूट 3 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? अंडर रूट 3 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार दोस्तों अगर मैं अंडर रूट 3 का निरूपण करना चाह रहा हूँ इस नंबर लाइन पर, तो निरूपण यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर निरूपण करूंगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों हम निरूपण करते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी अंडर रूट एन का, अगर हमें किसी भी संख्या अंडर रूट एन का निरूपण करना है तो सबसे पहले हमें अंडर रूट n-1 का निरूपण करना होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी संख्या n का हमें निरूपण करना है तो उससे पहले हमें अंडर रूट n-1 का निरूपण करना होगा, अंडर रूट n-1 का निरूपण करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अगर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि हम इमेजिनरी नंबर का निरूपण कभी भी कर नहीं सकते, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी भी निरूपण नहीं कर सकते, मतलब इसका निरूपण हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसकी वैल्यू निर्धारित नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ निर्धारित नहीं है। हाँ बताइए कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। अब दोस्तों हमें नंबर्स के बारे में पढ़ना कि आखिर नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों हम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे व्यक्ति के लिए। दोस्तों जो नंबर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो नंबर होते हैं वो कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। जो नंबर होते हैं वो कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों, होता है उसे कहते हैं रियल नंबर। दोस्तों जो नंबर होते हैं कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो रियल नंबर होता है, दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, और तीसरा जो नंबर होता है दोस्तों, नंबर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले को हम कहते हैं रियल नंबर, दूसरा जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, और तीसरा जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दोस्तों नंबर को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले को हम रियल नंबर कहते हैं, दूसरे को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, तीसरे को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आती है रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं, जिसे नंबर लाइन पर निरूपण किया जा सके, उसे हम कहते हैं रियल नंबर कहते हैं, और रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी आगे चलकर और हमें ये रियल नंबर और कई भागों में टूटेगा, निरूपण कर सके, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? एग्जाम्पल में जैसे क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे 3 4 22/7, 3 4 22 1 मिनट में 3 4 22/7 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 3.5, ये सभी दोस्तों क्या है? रियल नंबर है। दोस्तों बात आती है रियल नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर हम निरूपण कर सके उसे रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 3 4 22/7, 2 अंडर रूट 3 3.5 -3.5, ये सभी क्या है?
ये सभी रियल नंबर है, ये सभी रियल नंबर है। बात आती है इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर हम प्रदर्शित ना कर सके। दोस्तों ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित ना कर सके, जिसे नंबर लाइन पर नंबर लाइन पर नंबर लाइन पर एक मिनट हो जाएगा, नंबर लाइन पर निरूपण ना किया जा सके, नंबर लाइन पर निरूपण ना किया जा सके, निरूपण ना किया जा सके या जा सके, जिसे नंबर लाइन पर निरूपण ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल में दोस्तों हमारा हो सकता है, एग्जाम्पल में दोस्तों माइनस के अंडर रूट 3 और दोस्तों इमेजिनरी नंबर को आई से हम दर्शाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे हो गया अंडर रूट -3 एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों हो गया, एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे हो गया आई बराबर -3 मतलब अंडर रूट माइनस के n, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, तो ये समझ में आया हो गया। हाँ, अब आता है कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं दोस्तों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दोस्तों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दोस्तों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के संयुक्त रूप को ही हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के दोस्तों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के संयुक्त दोस्तों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के संयुक्त घटक को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे एक रियल नंबर हमारा 3 हो गया और एक इमेजिनरी नंबर हो गया 3i, तो ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों हम उसे कहते हैं, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर कि भैया रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के संयुक्त घटक को ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर दोस्तों किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम नंबर लाइन पर निरूपण ना कर सके उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम नंबर लाइन पर निरूपण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, रियल नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर निरूपण कर सके उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 3, 4, 22/7 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ये सभी आती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों रियल नंबर जो है रियल नंबर के भी दो प्रकार होते हैं। दोस्तों रियल नंबर के भी दो प्रकार होते हैं। दोस्तों रियल नंबर के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। दोस्तों ये जो रियल नंबर हमने पढ़ा है, रियल नंबर जिसे हम नंबर लाइन पर निरूपण कर सकते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। और जो पहला इसका टाइप होता है वो होता है रेशनल नंबर जिसे परिमेय संख्या कहते हैं, और दूसरा जो टाइप होता है उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। दोस्तों रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर जिसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, एक होता है इरेशनल नंबर, इर RATION इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है, एक मिनट इरेशनल नंबर होता है। दोस्तों रियल नंबर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों रियल नंबर जो होते हैं रियल नंबर के दो प्रकार होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। दोस्तों रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं।
ठीक है। अब परिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई बड़ी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। और पहला जो होता है उस, एक मिनट रुकिए। दोस्तों रियल नंबर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है रेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या होता है। दूसरा जो होता है इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। आखिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकें। दोस्तों ऐसी संख्या, एक मिनट रुकिए। दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। दोस्तों ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके, p बटे q के रूप में लिख सके, के रूप में लिख सके उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि Q जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता, मतलब कभी भी अपोन में जीरो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहां पर दोस्तों p और q क्या है, जहां पर दोस्तों p और q पूर्णांक है, p और q जो है, p और q पूर्णांक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस में p की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, q की भी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, माइनस प्लस दोनों में हो सकती है p और q की वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में दोस्तों क्या क्या जैसे हो सकता है, जैसे तीन ये क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि तीन को आप 3/1 लिख सकते हो। एक ये भी परिमेय संख्या, जैसे आप इसे 1/1 लिख सकते हो। ठीक है, -8 ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। आप -8 को -8 8/1 लिख सकते हो। जैसे दोस्तों अंडर रूट 4 का वर्गमूल मौजूद होता है, और 4 को अंडर रूट 4 का वर्गमूल मौजूद होता है, मतलब 2। अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, और 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। तो इस प्रकार अंडर रूट 4 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। इस प्रकार देखा है तो अंडर रूट 4 भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट 9 भी हमारा परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3.5 ये भी हमारा एक परिमेय संख्या है। 3.55 ये भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। दोस्तों 0.5555 ये हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों 0.5555 को हम लिख सकते हैं 5/9 लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। ये सभी क्या है? परिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। आखिर ये समझ में आ गया तो हाँ। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं, दोस्तों ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब p बटे q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दोस्तों 2.345 ऐसे ही अनंत तक चलता जा रहा है। मतलब कोई भी यहाँ पर नंबरों के पॉइंट के बाद यहाँ पर कोई भी नंबरों की श्रृंखला रिपीट नहीं हो रही।
अगर रिपीट होती, बार बार रिपीट होती नंबरों की श्रृंखला, पॉइंट के बाद कोई भी पॉइंट के बाद नंबरों की श्रृंखला रिपीट होती तो एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे। तो ये इस चीज को हम कभी भी हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी। इसी प्रकार जैसे पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 डॉट 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 ऐसे चलती जाती है। तो इसे भी हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं दोस्तों। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन दोस्तों ये वास्तव में दोस्तों ये 22/7 तो परिमेय संख्या है, क्योंकि P बटे Q के रूप में लिखा है। लेकिन देखें तो एक पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। तो ये जो 3.14 है, ये अपरिमेय संख्या है, इसे आप नहीं लिख सकते हो, इसे आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे ऐसे चलती जाती है। कहां तक जाके रुकेगी हमें नहीं पता। जब पता ही ना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे, हाँ ये बातें क्लियर हो गई, कहोगे हाँ ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई है। अंडर रूट जैसे, और इसमें एग्जांपल में आ सकता है अंडर रूट टू की वैल्यू, अंडर रूट 2 भी क्या है, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वो तो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, ऐसे ही चलता जाता है। हाँ, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये दोस्तों सभी अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। ये सभी दोस्तों अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। तो आपको समझ में आ गया रियल नंबर दोस्तों, आपको समझ में आया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कहोगे हाँ। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया, कहोगे हाँ ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि भैया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये चीज हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आपके सामने भी लिखा है कि नंबर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चीज को हमने पढ़ लिया। अब दोस्तों आगे वास्तविक संख्या के बारे में आपको मैंने बताया, रियल नंबर के बारे में बताया, और रियल नंबर बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर भी मैंने आपको बताया क्या क्या होता है, और इरेशनल नंबर भी बताया आपको क्या होता है। हम अब दोस्तों आगे चलकर रेशनल नंबर भी कई भागों में टूट जाता है। आगे चलकर दोस्तों रेशनल नंबर भी कई भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने से पहले आइए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने से पहले आइए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या को आकर रेशनल नंबर को आखिर जानते हैं कि ये कितने भागों में टूटता है, आखिर कौन कौन इसके भाग होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, आप क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग यहाँ कह रहा n एक प्राकृतिक संख्या है, तब बताइए अंडर रूट n का मान क्या है, अंडर रूट n का मान क्या है। आप लोग अंडर रूट n का मान क्या है, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तब बताइए अंडर रूट n का मान क्या है। हाँ, अगर दोस्तों n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, कहोगे हाँ। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर दोस्तों मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, कहोगे हाँ। n की वैल्यू 1 रखूंगा तो अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही आएगा। अगर दोस्तों मैं n की वैल्यू n की वैल्यू 2 रखता हूं तो अगर आप 2 रखते हो तो अंडर रूट 2 मिलेगा। आप लोग हाँ, कोई दिक्कत कोई पसंद होगी नहीं। अगर दोस्तों n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, कहोगे हाँ। अगर मैं 3 रखता हूं तो कहोगे अंडर रूट 3 मिलेगा। अच्छा, n की वैल्यू तो 4 भी हो सकती है, कहोगे हाँ। अगर मैं 4 रखता हूं तो कहोगे, अगर आप 4 रखते हो तो आपको 2 मिलेगा। हाँ, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल होता है 2। तो इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि अंडर रूट n की जो वैल्यू आ रही है, अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो रही है, अपरिमेय, ये दोनों क्या है, अपरिमेय है। और 1 और 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 1 और 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अंडर रूट n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या भी प्राप्त हो रही है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया अंडर रूट n जो है वो कुछ, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n जो है वो या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी, या तो एक प्राकृतिक संख्या होगी, या तो एक अपरिमेय संख्या होगी, या तो एक अपरिमेय संख्या होगी। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि या तो प्राकृतिक है या तो अपरिमेय संख्या है यहाँ पर अंडर रूट n। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। अब आइए दोस्तों हम और अब दोस्तों आइए हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आखिर रेशनल नंबर हम कितने भाग, रेशनल नंबर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, आखिर वो भाग कौन कौन से होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि रेशनल नंबर होता क्या है। हाँ,
दोस्तों आगे चलकर रेशनल नंबर भी मतलब परमेय संख्या भी आगे चलकर दोस्तों रेशनल नंबर भी RATIONAL रेशनल नंबर दोस्तों रेशनल नंबर भी कई भाग दो भागों में टूट जाता है। दोस्तों रेशनल नंबर भी दो आगे चलकर दो भागों में टूट जाता है। और पहला जो भाग होता है इंटीजर, पहले भाग को हम कहते हैं इंटीजर। पहले भाग को हम कहते हैं इंटीजर, INT। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पहले भाग को हम कहते हैं इंटीजर, इंटीजर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर रेशनल नंबर भी दो भागों में टूट जाता है। आगे चलकर रेशनल नंबर भी दो भागों में टूट जाता है। पहले भाग को हम कहते हैं इंटीजर, पहले भाग को हम कहते हैं इंटीजर। दूसरे भाग को कहते हैं रेशनल, रेशनल, रेशनल नॉन इंटीजर। दोस्तों रियल नंबर, रेशनल नंबर जो होता है, परमेय संख्या जो होता है, आप परमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा तो गया। हाँ, अब आगे चलकर परमेय संख्या भी दो भागों में बढ़ जाता है। पहले भाग को हम कहते हैं, पहले भाग को हम कहते हैं इंटीजर, पहले भाग को हम कहते हैं इंटीजर, पहले भाग को हम कहते हैं इंटीजर, पहले भाग को हम क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं, पहले भाग को हम इंटीजर कहते हैं। दूसरे भाग को हम कहते हैं रेशनल नॉन इंटीजर, रेशनल नॉन इंटीजर कहते हैं। आखिर बात आती है रेशनल नॉन इंटीजर, आखिर हम किसे कहते हैं? बात निकल कर आती है कि रेशनल इंटीजर, रेशनल नॉन इंटीजर किसे कहते हैं? दोस्तों 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 बात आती है रेशनल नॉन इंटीजर, आखिर किसे कहते हैं? दोस्तों रेशनल नॉन इंटीजर ऐसी संख्या, अच्छा रेशनल, पहले इंटीजर आप सुन लो। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पहले आप समझ लो कि पूर्णांक किसे कहते हैं। दोस्तों ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरा हो, ऐसी संख्या दोस्तों ऐसी संख्या जो आप में अपने आप में पूरा हो, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। अपने आप में पूरा हो उसी को पूर्णांक कहते हैं। आधा टोका की बात नहीं, जैसे 3.5 अपने आप में पूरा नहीं है तो ये इंटीजर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है। जैसे 4.7 ये अपने आप में पूरा नहीं है, आधा टोका नहीं होता है। पूर्णांक का मतलब होता है ऐसी चीज जो अपने आप में पूरा हो। पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना पूर्ण प्लस अंक, मतलब एक ऐसा अंक, मतलब एक ऐसा अंक जो अपने आप में पूरा हो उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों एक ऐसा अंक जो अपने आप में पूरा हो, अपने आप में पूरा हो उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। और इसमें एग्जांपल में देखा जाए तो पूर्णांक के एग्जांपल में देखा जाए 3 आ सकता है, 4, -3, -2, 0, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। हाँ हाँ, ये सभी पूर्णांक है। अब दोस्तों रेशनल नॉन इंटीजर क्या होता है? दोस्तों रेशनल नॉन इंटीजर, दोस्तों नॉन इंटीजर का मतलब ऐसी संख्या, ऐसा परमेय संख्या। रेशनल नॉन इंटीजर का मतलब होता है ऐसी परमेय संख्या जो अपने आप में पूरा ना हो, अपने आप में पूरा ना हो उसी को हम कहते हैं रेशनल नॉन इंटीजर कहते हैं। दोस्तों रेशनल इंटीजर किसे कहते हैं? तो मैंने कहा कि भैया ऐसी परमेय संख्या, ऐसी परमेय संख्या जो अपने आप में पूरा ना हो, अपने आप में पूरा ना हो, वो रेशनल नॉन इंटीजर कहता है। जैसे 3.5, 3.5 एक परमेय संख्या तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, मतलब नॉन इंटीजर है, क्योंकि 3.5 जो है अपने आप में पूरा नहीं है। अपने आप में पूरा है कहोगे नहीं, आधा टूका है ये तो। हाँ तो अपने आप में पूरा कैसे हो सकता है? जैसे 0.5, 0.5 जो है एक परमेय संख्या तो है लेकिन नॉन इंटीजर है। हाँ हाँ। और जैसे इंटीजर में क्या क्या हो सकता है कहोगे? इंटीजर में देखा, इंटीजर मैंने बता दिया कि भैया ऐसी संख्या जो अपने आप में पूरा हो उसी को हम इंटीजर कहते हैं। मतलब एक ऐसा अंक जो अपने आप में पूरा हो उसी को हम इंटीजर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 3 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ये सभी क्या है? इंटीजर ही तो है कहोगे। हाँ, अपने आप में पूरे हैं कहोगे। हाँ ठीक है, यहां तक समझ में आया कहोगे। हाँ, अब दोस्तों आगे चलकर इंटीजर भी, इंटीजर कई भागों में तोड़ जाता है। दोस्तों आगे चलकर इंटीजर भी कई भागों में टूट जाता है। ठीक है, आगे चलकर दोस्तों इंटीजर भी कई भागों में टूट जाता है। इंटीजर में पहला भाग निकल कर आता है। दोस्तों इंटीजर भी आगे चलकर, इंटीजर जो होता है कई भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग निकल कर आता है, इसमें पहला इंटीजर में पहला भाग निकल कर आता है पॉजिटिव इंटीजर। पहला भाग निकल कर आता है पॉजिटिव इंटीजर। पहला भाग जो निकल कर आता है पॉजिटिव इंटीजर निकल कर आता है। दोस्तों इंटीजर भी कई भागों में आगे चलकर टूट जाता है। पहला इसका जो भाग होता है पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा जो भाग होता है, इसका दूसरा भाग जो होता है निगेटिव इंटीजर। दूसरा जो भाग होता है निगेटिव इंटीजर होता है।
दोस्तों पहला भाग जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा भाग जो होता है निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर। तीसरा दोस्तों होता है जीरो, जीरो इंटीजर होता है। तीसरा जो होता है 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 जीरो इंटीजर होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो होता है हमारा जीरो इंटीजर होता है। दोस्तों इंटीजर भी चलकर आगे कई भागों में तोड़ जाता है। पहले भाग को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, दूसरे को हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर, तीसरे को हम कहते हैं जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उसके बाद आता है अगला निकल कर आता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। अगला देखो, पहले को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, दूसरे को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरे को हम कहते हैं जीरो पूर्णांक, तीसरे को हम कहते हैं जीरो पूर्णांक, और चौथा जो आता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। क्या आता है? गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक तो नहीं है, ऋणात्मक नहीं है मतलब धनात्मक हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। चौथा निकल कर आता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक चौथा जो निकल कर आता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक निकल कर आता है। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा जो निकल कर आता है, इसी प्रकार पांचवा जो निकल कर आता है वो आता है गैर धनात्मक पूर्णांक। मतलब धनात्मक तो नहीं होगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक तो नहीं होगा, ऋणात्मक हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। आप लोग ध्यान, और भी कुछ हो सकता है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चौथा पांचवा निकल कर आता है गैर धनात्मक पूर्णांक। क्या? गैर धनात्मक पूर्णांक मतलब धनात्मक तो नहीं होगा, ऋणात्मक हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। आप लोग बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप लोग तो दोस्तों इंटीजर जो होता है पांच भागों में तोड़ता है। पहला जो होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हम कहते हैं दूसरे को कहते हैं निगेटिव इंटीजर, पहले को हम कहते हैं धनात्मक इंटीजर, दूसरे को कहते हैं निगेटिव ऋणात्मक इंटीजर, और तीसरे को हम कहते हैं जीरो इंटीजर मतलब जीरो पूर्णांक, और चौथे को हम कहते हैं गैर ऋणात्मक पूर्णांक। गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अगले को पांचवे को कहते हैं हम गैर धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। मैंने कहा ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? हो गया? हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं। मेरे ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है? तो गया हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है दोस्तों, आखिर पॉजिटिव इंटीजर कैसे कहते हैं? दोस्तों ऐसी 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 ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक होते हैं। दोस्तों धनात्मक पूर्णांक को ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या सकता है? तो एग्जाम्पल में देखा था तो धनात्मक संख्या है 1 2 3 4, ये सभी जो है ये धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। दोस्तों ऐसा पूर्णांक जो धनात्मक हो और उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सभी हो सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल में हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 अनंत तक। अनंत तक जो नंबर होते हैं पॉजिटिव में वही होते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये समझ में आ गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया है। दोस्तों जो जीरो होता है धनात्मक पूर्णांक नहीं होता। दोस्तों जीरो जो होता है धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। जीरो जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, अब ऐसे निगेटिव इंटीजर क्या होता है? दोस्तों ऐसे पूर्णांक जो निगेटिव हो उसे हम कहते हैं निगेटिव पूर्णांक कहते हैं, निगेटिव इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जैसे -1 -2 -3, ये अनंत तक ऐसे ऐसे चलती जाएगी, इसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर। आखिर जीरो इंटीजर कहते हैं, किसे कहते हैं? दोस्तों ऐसा जीरो को ही हम कहते हैं जीरो पूर्णांक को, जो पूर्णांक हमारा जीरो होता है उसी को हम जीरो इंटीजर कहते हैं, जीरो इंटीजर कहते हैं। दोस्तों ये जो पॉजिटिव इंटीजर होता है इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं। दोस्तों इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इसे नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं।
ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है इसे हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जीरो इंटीजर हो गया। अब आता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों गैर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? मतलब ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक तो नहीं है, धनात्मक हो सकता है और धनात्मक के सिवाय और भी कुछ हो सकता है। तो धनात्मक देखा जाए तो 1 2 3 4 5 होगा। हाँ, दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक तो नहीं होगा और उसके अलावा कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। तो जीरो भी हो सकता है और 1 2 3 4 5 भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमारा जीरो भी होगा, एक भी होगा, दो भी होगा, तीन भी होगा, ऐसे ऐसे। हाँ, तो दोस्तों गैर ऋणात्मक पूर्णांक में ऐसे पूर्णांक आते हैं जो ऋणात्मक तो नहीं है, ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, मतलब धनात्मक और कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एग्जाम्पल में गैर ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 ये सभी होते हैं। हाँ, और दोस्तों गैर ऋणात्मक पूर्णांक को, दोस्तों गैर ऋणात्मक पूर्णांक को हम जानते हैं होल नंबर से। तो जो गैर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, गैर ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं उसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं, होल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दोस्तों ये जो हमारा गैर ऋणात्मक पूर्णांक होता है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है होल नंबर, जिसे कहते हैं होल नंबर। मतलब ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जो नंबर होते हैं ये होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार गैर धनात्मक पूर्णांक में क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है उसे हम गैर धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। गैर ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है उसे हम गैर ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 और इसे दूसरे नाम से जानते हैं होल नंबर। ऐसे ही गैर धनात्मक पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जो धनात्मक नहीं है उन्हें हम गैर धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। हाँ, देखो ये सभी क्या है? गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? गैर धनात्मक पूर्णांक, गैर धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? गैर धनात्मक पूर्णांक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो हाँ, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। कल दोस्तों हम परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जैसे कि दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या कैसे निकालते हैं, दो परमेय संख्याओं के बीच में हम कैसे अनेकों परमेय संख्या निकालते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इंटीजर के बारे में, ये जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है आगे चलकर कई भागों में टूट जाता है। जो वहां पर पहला जो आएगा हमारा प्राइम नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ये इन सभी भागों में टूट जाता है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आगे प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, सहभाज्य संख्या क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम पॉजिटिव इंटीजर में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।